फेरों में बैठने से पहले दूल्हे के पिता ने दहेज में 10 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग की। बोले, नहीं तो शादी नहीं होगी, हमारा बेटा सरकारी नौकरी करता है। तब लड़की के पिता ने किया कुछ ऐसा कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। फिर लड़की ने किया कुछ ऐसा कि आज दुल्हन के जोड़े में सजी गोविंद जी की बेटी सुप्रिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वह सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु ना तो उसके चेहरे से और ना ही उसकी आंखों से वह खुशी झलक रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन सुप्रिया आज क्यों नहीं खुश थी। जो भी रिश्तेदार उसके कमरे में उससे मिलने आता, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते करते यह बात पूछ ही बैठता, फिर खुद ही जवाब दे देता कि मायके से दूर जाने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, यही बेटियों का नसीब है। परंतु सुप्रिया किसी से कुछ ना बोल पाती। जब सब रिश्तेदार उसके कमरे से बाहर गए तो शिवप्रिया उदास भाव से शून्य में निहारते हुए सोचने लगी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने न जाने कितने ख्वाब बुने थे, लेकिन किसे पता था कि हकीकत में कुछ और ही होने वाला है। उसी समय उसकी छोटी बहन मीरा उसके पास आई। सुप्रिया दीदी, आप रो रही है क्या? देखो तो आपकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई है। देखो दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अब भी वक्त है। अगर आप यह शादी करना नहीं चाहती तो साफ साफ मम्मी पापा से क्यों नहीं कह देती। मुझे पता है आप भले ही मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन आपका दिल अब भी अमित को चाहता है। आप कहे तो मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंधना ठीक नहीं है। अरे नहीं मीरा, तू यह कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से मना करना ही होता तो क्या मैं आज के दिन का इंतजार करती? तू ही सोच, जिन मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, समाज में सिर उठाकर चलने के काबिल बनाया, उनके खिलाफ जाकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती थी? और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मम्मी पापा मेरा कभी कुछ बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। यह रिश्ता उन्होंने सोच समझकर ही तय किया होगा। भीगी आंखों के साथ सुप्रिया बोली। तो मीरा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं उस लड़के से बड़ी मुश्किल से आपकी 1 या 2 बार बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं है आप उसके बारे में। और वैसे भी मुझे वह कुछ ठीक नहीं लगता, जिस तरह की डिमांड उन्होंने रखी है ना। इससे पहले कि मीरा कुछ और बोल पाती, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अरे मीरा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। जल्दी से यह चाबी ले और स्टोर रूम से मिठाई के डिब्बे निकाल कर ले आ। कमरे में आई सुप्रिया और मीरा की माँ विमला जी बोली। तो मीरा अपनी बात कहते कहते चुप हो गई, लेकिन सुप्रिया उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई और प्रश्नवाचक निगाह से मीरा की ओर देखने लगी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। वह उलझन में पड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी डिमांड रखी है लड़के वालों ने। विमला जी से चाबी लेकर मीरा मिठाई के डिब्बे लेने चली गई। तभी सुप्रिया ने कहा, माँ, मुझे पापा से मिलना है। कहाँ है वह? अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू आराम से बैठ, मीरा अभी आ रही है। प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए विमला जी ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन सुप्रिया के मन को चैन नहीं था। वह जानती थी कि अमित की यादों को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश करके उसने इस शादी के लिए स्वयं को कितनी मुश्किल से तैयार किया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था अमित,
जिससे सुप्रिया की मुलाकात तब हुई थी जब एलएलबी की पढ़ाई के लिए वह कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार्क करके सुप्रिया जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी विकी और उसके दोस्तों ने फ्रेशर्स की रैगिंग के नाम पर सुप्रिया को रोक लिया। अकेली खड़ी सुप्रिया की आंखें आंसू से भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अमित, जो विकी का क्लासमेट था, उसकी नज़र डरी हुई सुप्रिया पर पड़ी। उन्हें परेशान तो मत करो, यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या लड़कियों को परेशान करने, अमित ने गुस्से में कहा। तो विकी बोला, यह हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता देता हूँ। अमित की यह बात सुनते ही विकी के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और अमित सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले आया। सुप्रिया ने उसे धन्यवाद कहा। वह अमित के स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात सुप्रिया को बहुत पसंद आई। कॉलेज में अक्सर सुप्रिया की अमित से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। इधर जब सुप्रिया के माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे, तो एक दिन सुप्रिया ने उन्हें अमित के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि अमित की जाति उनकी जाति से अलग है, तो गोविंद जी ने इस रिश्ते के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। उधर जब अमित ने अपने माता पिता को सुप्रिया के बारे में बताया और उसकी फ़ोटो दिखाई, तो वह उसे अपनी बहू बनाने को झट से राजी हो गए। परंतु अंतर्जातीय विवाह के लिए सुप्रिया के पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। यह जानकर सुप्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लाख मिन्नतें की और यह भी कहा कि अमित से अच्छा लड़का उसे कभी नहीं मिल सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है, लड़कियों की इज्जत करता है और सबसे बढ़कर वह उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन गोविंद जी नहीं माने और साथ ही साथ उन्होंने सुप्रिया को भी हिदायत दे दी कि आगे से वह अमित से ना मिले और तो उसके लिए अच्छा होगा। आनन फानन में उन्होंने सुप्रिया की शादी कहीं और तय कर दी, बिना उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लिए। वे तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, जो उनकी बेटी का खूब अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की। सुप्रिया का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन वह स्वयं को अमित की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा, उससे चुपचाप शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सुप्रिया ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसमें इतना साहस नहीं था कि वह अमित का सामना कर सके। अब वह घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वह एक आखिरी बार कॉलेज जरूर गई थी, ताकि अमित से माफ़ी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने देख अमित बात करना तो दूर, उससे नज़र तक नहीं मिला पा रहा था। तभी अमित बोला, तुम ठीक तो हो ना सुप्रिया, मुझे माफ़ कर दो। अमित इतना कहते ही सुप्रिया की आंखें भर आई। तो अमित ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सुप्रिया, तुमने तो पूरी कोशिश की अपने पापा को मनाने की। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूँगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों में खोई सुप्रिया अचानक वर्तमान में आ गई। जब उसकी कजिन उसके कमरे में आई, अरे देखो तो मेहंदी कितनी खूब रची है दुल्हन की।
लगता है पति का खूब प्यार मिलेगा तुझे। कहते हुए वह सब उसे छेड़ने लगी, लेकिन सुप्रिया का दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। मैं अभी आती हूँ यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल आई और अपने पिता को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज़ आई। देखिए समधी जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपके कहने के अनुसार हमने पूरी परिवार के कपड़े, गहने और 10 लाख कैश का भी इंतजाम किया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था की है। और आप तो जानते ही हैं कि शादी में बाकी के खर्च भी कुछ कम नहीं होते। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया है हम लोगों ने। अब आप पूरे समय पर 15 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए गोविंद जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी उन्होंने? विमला जी ने पूछा। तो गोविंद जी बोले, कहते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? कहते हुए गोविंद जी का स्वर रुआसा हो गया। उसी समय सुप्रिया को अपने सामने खड़ा देखकर गोविंद जी हैरान रह गए। क्यों पापा, क्यों छिपाई आपने मुझसे ये सब बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। सुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, विमला जी ने कहा। तो सुप्रिया बोली, लेकिन माँ, यह सब तो गलत है ना। एक और तो आप अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वह दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी सहन कर रहे हैं। मेरा घर बस जाए और मेरे माता पिता सड़क पर आ जाए, यह मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं सुप्रिया बेटी, तुम चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा, गोविंद जी ने कहा। तो सुप्रिया बोली, पापा, बात यह नहीं है कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं, बात सही और गलत की है। और अगर बात को सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है और यह हर बेटी के माँ बाप दिया करते हैं। फिर तू यह भी कहा करती थी कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो। अगर वे लोग दहेज की मांग कर रहे हैं तो क्या जरूरत थी उस घर में रिश्ता तय करने की? सुप्रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह से बात करने की? तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। कहते हुए विमला जी ने सुप्रिया को वहां से भेज दिया। तभी गोविंद जी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से। मुझे यकीन है कि वे हमारी बात को जरूर समझेंगे, और अगर न माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे ही देंगे ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। इधर सुप्रिया भी यह सोच कर परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। समझ नहीं आता करूँ तो क्या करूँ, लेकिन चुप बैठने से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। क्या मुझे अनुराग को फ़ोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। वह पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं। कम से कम वह तो इस दहेज नाम की बुराई के पक्षधर नहीं होंगे। सुप्रिया ने अनुराग को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुप्रिया बार बार फ़ोन करती जा रही थी, तो आखिरकार अनुराग ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या बात है सुप्रिया, 10 मिस्ड कॉल, ऐसी क्या बात हो गई? अनुराग जी, मुझे अभी के अभी आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे सुप्रिया, आज हमारी शादी है, अब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात और क्या हो सकती है? प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात है अनुराग जी। तो ठीक है, बारात यहाँ से चल पड़ी है, आधे घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है अनुराग जी, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ। यह कहकर सुप्रिया ने फ़ोन रख दिया। सुप्रिया के मन में उम्मीद की एक किरण जगी थी
लेकिन अब भी उसका मन बेचैन था। कुछ समय बाद जब बारात आई तो सुप्रिया बड़ी बेसब्री से अनुराग का इंतजार करने लगी। लेकिन जब कुछ देर वह नहीं आया तो उसने फिर से उसे फ़ोन लगा दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अनुराग भड़कता हुआ अंदर आया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा सुप्रिया, जो तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? जानती हो मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ। अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना था तुम्हें? इतना समय नहीं है मेरे पास। माफ़ करना अनुराग जी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। अनुराग जी, मुझे पता चला है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है और अब एक बड़ी कार की डिमांड कर रहे हैं। अरे, तुम इस बात पर परेशान हो रही हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के ज़माने में तो यह सब आम बात है। इसका इतना बड़ा इशू क्यों बनाना? क्या मतलब? क्या आपको दहेज लेने से कोई एतराज़ नहीं है? सुप्रिया ने हैरानी से पूछा। तो अनुराग बोला, क्यों, मुझे क्यों एतराज़ हो सकता है? यह सब तो बड़ों की बातें हैं। और सुप्रिया, मेरे पापा ने तो सिर्फ 15 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है। लेकिन तुम्हें पता है कि हमारी जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति अनुराग की बात सुनकर सुप्रिया आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तो आपने कहा था कि आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं और कहीं भी कुछ गलत होता देखते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है और दिखाते कुछ और है। ओहो, कम ऑन सुप्रिया, इतना भी बतंगड़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की शुरुआत में ही कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 15 लाख रुपए देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने यह रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गुस्से से बौखलाए अनुराग ने चिल्लाते हुए कहा। तो सुप्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 15 लाख रुपए और बाकी का मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वह भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। अरे सुप्रिया, तो क्या हो गया? इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है, अनुराग ने कहा। तो सुप्रिया बोली, तो ठीक है, अगर यह शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। उसकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। उसका स्पष्ट सा जवाब पाकर अनुराग हक्का बक्का रह गया और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है सुप्रिया, अगर तुम्हें गाड़ी में प्रॉब्लम है तो मैं अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। मैं समझा लूँगा अपने पापा को। इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश हो ना? अब देर हो रही है और बाहर सब लोग यह सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर गया कहाँ। एक नकली सी हंसी हंसते हुए अनुराग बोला और झट से बाहर निकल गया। अनुराग की बातों से सुप्रिया संतुष्ट तो नहीं थी, लेकिन अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वह चुप रह गई। परंतु अकेले में बहते अपने आंसुओं को रोकने में वह नाकाम थी। थोड़ी देर बाद अनुराग ने सुप्रिया को फ़ोन किया और कहा, सुप्रिया, मैंने पापा से बात कर ली है और वह भी मान गए हैं। ठीक है अनुराग जी, धन्यवाद, कहकर सुप्रिया ने फ़ोन रख दिया। परंतु अनुराग के विचार जानकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि अनुराग उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। उन दोनों के सोच विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। सुप्रिया वरमाला के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार होना। कमरे में आते हुए
सुप्रिया की सहेली रूपाली ने कहा, तो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए सुप्रिया बोली, हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। देखकर बता, कोई कमी तो नहीं लग रही? एक कमी तो है, मेरी प्यारी सहेली के चेहरे से मुस्कान गायब है। यह सुनते ही सुप्रिया की आंखों में फिर से आंसुओं से भर गई। तो रूपाली बोली, बस भी करो सुप्रिया, और कितनी कोशिश करोगी अपने आंसू पोंछने की? अभी वक्त है, मना कर दो शादी के लिए। रूपाली, तुम भी वही बात लेकर बैठ गई। तू अच्छी तरह जानती है कि मैं यह शादी क्यों कर रही हूँ। तभी मीरा अंदर आते हुए बोली, हाँ, आप यह शादी पापा के कहने पर कर रही हैं, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है कि आप इस शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली है। लेकिन सच्चाई तो आप ही जानती हैं। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो? कि मैं किसी कायर की तरह यहाँ से भाग जाऊँ और छोड़ जाऊँ अपने माता पिता को इस कलंक के साथ, एक अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए? सब लोग उनसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर उंगली उठाएंगे, समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे मम्मी पापा। नहीं मीरा, इतनी स्वार्थी मैं नहीं हो सकती जो अपने मम्मी पापा को बीच मझधार में छोड़कर चली जाऊं। सुप्रिया, वरमाला के लिए देर हो रही है बेटी। बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। विमला जी ने बाहर से आवाज़ लगाई। जी माँ, हम दीदी को लेकर आ रहे हैं, मीरा ने कहा। पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ था। जैसे ही सुप्रिया बाहर आई तो सबकी नज़र उस पर टिक गई। गीत बजने लगा, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अनुराग की हाइट से मैच करने के लिए सुप्रिया को हिल्स पहनने को कहा गया था। अंदर ही अंदर घूमती सुप्रिया जैसे ही चलकर स्टेज तक आने लगी, तभी फर्श पर बिछे कारपेट के किनारे पर उसकी हील्स अटक गई। अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी मीरा और रूपाली ने उसे उठने में मदद की। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा? विमला जी ने पूछा। तो सुप्रिया बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी सैंडल टूट गई है। मीरा जल्दी से जाकर सुप्रिया के लिए दूसरी सैंडल लेकर आई। इस दौरान स्टेज पर बैठा अनुराग भी यह सब देख रहा था, लेकिन उसने वहां से उठकर आने की जहमत भी नहीं उठाई। जब वरमाला संपन्न हुई, दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे, तो अनुराग धीमी आवाज में सुप्रिया को झाड़ते हुए बोला, संभल कर नहीं चल सकती थी क्या? खामखा सब लोगों के बीच मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी, और अपनी शादी वाले दिन तो कम से कम ब्रांडेड सैंडल पहनकर आती। अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ख्याल किया होता। अनुराग के मुंह से ऐसे कड़वाहट भरे शब्द सुनकर सुप्रिया आश्चर्यचकित थी। अनुराग जी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, उल्टा आप ही मुझ पर भड़क रहे हैं। मन ही मन सुप्रिया सोचने लगी, लेकिन उसने अनुराग से कुछ न कहना ही उचित समझा। तभी मेहमान बारी बारी से स्टेज पर आकर दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद समारोह समाप्त होने के बाद एक और मेहमान खाना खाने लगे तो दूसरी ओर संगीत तेज हो गया और अनुराग के दोस्त घर में भेज रहे थे। तभी सुप्रिया के मामा बोले, सुप्रिया बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी से बारात वापस लौट गई तो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी सुप्रिया ने एक नज़र उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों कुछ न कुछ बोले तो सुप्रिया ने कहा, ठीक है मामा जी, आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी बड़े आराम से दे सकती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुप्रिया के कहने पर सब लोग वहाँ से बाहर आ गए और अकेले में सुप्रिया फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके अपने मम्मी पापा
जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था और फेरों का मुहूर्त नज़दीक था, लेकिन बार बार रोने के कारण सुप्रिया का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रूपाली ने उसे फिर से तैयार किया। उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरों के लिए उसे मंडप में लेकर आई, लेकिन सुप्रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे जैसे कहने को उसे कहा जा रहा था, वह किसी कठपुतली की तरह सब करती जा रही थी। फेरे होने के बाद गोविंद जी ने सुप्रिया का कन्यादान किया और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में थमा दिया। विवाह संपन्न हो चुका था और इसके साथ ही सुप्रिया की बची खुची उम्मीद भी अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय हुआ तो अनुराग के पिता बोले, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की? पहले दहेज का सामान तो देख जाए। तो गोविंद जी बोले, लेकिन भाई साहब, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाने दीजिए। तो अनुराग के पिता ऊंची आवाज़ में बोले, अरे गोविंद जी, ना तो हमारे हाथ में 10 लाख रुपए कैश आए हैं और ना ही हमें गाड़ी कहीं नजर आ रही है। ऐसे में आपकी बेटी की विदाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो बेटा अनुराग, अगर ये लोग कुछ देने को तैयार नहीं हैं तो बारात बिना दुल्हन के ही यहाँ से जाएगी, अनुराग के पिता ने कहा। लेकिन अनुराग तो टस से मस्त नहीं हुआ, उल्टा उसने सुप्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। अनुराग, तुम्हें सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा था? या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया है? छोड़ दे इस लड़की को। जब तक हमारे हाथ में दहेज नहीं आता, हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। अनुराग, तुम आ रहे हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज में कहा। तो सुप्रिया के मामा बोले, जी जरूर जाएगा आपके साथ। ऐसा कहते हुए वे अंदर गए और अनुराग को अपने साथ लेकर आ गए। अनुराग को देखकर सब भौचक्के रह गए। वह सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में खड़ा था। यह सब देखकर सुप्रिया हक्की बक्की रह गई। अगर अनुराग सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? यह सोचते हुए सुप्रिया ने जैसे ही दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटाया, देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव के लिए वह बस उसे देखती ही जा रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अमित खड़ा था। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? और अनुराग, तुम अंदर क्या कर रहे थे, और वह भी इस हालत में? गुस्से से तमकते हुए अनुराग के पिता बोले। तभी अनुराग ने कहा, पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। मैं तो बस वॉशरूम गया था, न जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। यह सब क्या बदतमीजी है गोविंद जी? मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए, अनुराग के पिता बोले। तो गोविंद जी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे जवाब। मेरा बेटी, सुनाना तो इन्हें इनके सुपुत्र के विचार। जी पापा, कहते हुए मीरा ने रिकॉर्डिंग चला दी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने अनुराग और उसके दोस्त के बीच हुई सारी बातें सुनी तो सब हैरान खड़े रह गए। और उधर ये वह रिकॉर्डिंग सुनकर अनुराग और उसके माता पिता को जैसे कांटो तो खून नहीं। दरअसल जिस समय अनुराग ये सब बातें बोल रहा था, उसी समय मीरा ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। अब यहाँ से निकलते हैं या धक्के मारकर बाहर निकाले, गोविंद जी ने कहा। तभी अनुराग सुप्रिया की ओर बढ़ा और बोला, मुझे तो पहले से ही तुम्हारी नीयत में खोट नजर आ रही थी। अपने इसी प्रेमी से शादी करने के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अमित गुस्से से बोला, मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला तो मैं वह हाल करूंगा
कि तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। अरे जीजा जी, आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं? मैं पुलिस को फ़ोन लगाती हूँ ना। पुलिस के हाथ में सब सबूत दे देंगे और फिर पुलिस इनका वह हाल करेगी कि दहेज मांगना तो दूर, दहेज शब्द से भी इन्हें नफरत हो जाएगी। थोड़ी ही देर में अनुराग के पिता अपने सभी रिश्तेदारों के साथ अपना समूह लेकर निकल गए। फिर गोविंद जी सुप्रिया के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, सुप्रिया बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारा दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में अमित के माता पिता भी वहां आ गए। सुप्रिया और अमित ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर सुप्रिया गोविंद जी की ओर देखते हुए बोली, लेकिन पापा, यह सब हुआ कैसे और अमित यहाँ कैसे पहुँचे? तो गोविंद जी ने कहा, सुप्रिया बेटी, हमसे बात करने के बाद जब तुम कमरे में अकेली बैठी थी, उस समय मीरा ने हमें अनुराग की रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ सुनाई और उस नीच इंसान ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा सुनकर कलेजा जलने लगा था मेरा। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो भला हो तेरी बहन मीरा का, जिसने हमें अमित और उसके माता पिता से बात करने के लिए सुझाव दिया। बेटी, सच कहूँ तो अपनी बिरादरी के लोगों का यह हाल देखकर मुझे समझ में आ गया कि इंसानियत से बढ़कर कोई जात नहीं होती। इसीलिए मैं तेरे मामा और मीरा को लेकर अमित के घर चला गया और उनके माता पिता से इस विषय में बात की। बस फिर क्या था, उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकृति दे डाली और दुल्हा बदलने की जिम्मेदारी तेरे मामा ने ले ली। थैंक यू पापा, कहते हुए सुप्रिया अपने पिता के गले लग गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर गोविंद जी बोले, अमित नहीं बल्कि दहेज के लोभी अनुराग और उसके माता पिता थे। उन्हें देखते ही सुप्रिया के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगी। फिर सोचने लगी, अगर उसी दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता तो शायद ये किसी और लड़की को अपना शिकार ना बना पाते। अनुराग और उसके माँ बाप ने भी सुप्रिया को पहचान लिया था। सुप्रिया ने पहले उस लड़की के माता पिता का बयान लिया। तभी अनुराग के पिता उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, जज साहिबा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर सुप्रिया ने कहा, अगर आप चुप ही रहे तो बेहतर होगा। आप किस हद तक जा सकते हैं मुझे सब मालूम है। फिर सुप्रिया ने अनुराग के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कोर्ट में बुलवाया और बयान लिया और सारी असलियत सामने आ गई। अनुराग के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार देते हुए 5 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई, जबकि अनुराग को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ ही हर्जाना और जुर्माने के तौर पर सुप्रिया को 50 लाख रुपए देने का हुक्म दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि वे लोग यह रकम नहीं देते तो सज़ा की सख्ती के साथ साथ अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। तभी अनुराग के पिता गिड़गिड़ाते हुए बोले, सुप्रिया बेटी, हम पर रहम करो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। आज अनुराग और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।